नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 19 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 19 जून का करंट अफेयर। तो यहाँ पर टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, वो भी बहुत ही बेसिक उसका डिटेलिंग के साथ, जिससे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइसलैंड। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का कौन सा संस्करण या कहा जाए कौन सा एडिशन जारी हुआ है? तो 15वां संस्करण जारी हुआ है। अगर कहा जाए कि इसमें प्रमुख शर्तों के अनुसार देशों की रैंकिंग की जाती है, मतलब कितने किस आधार पर किसी देश की रैंकिंग की जाती है, तो ये भी जान लीजिए। सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर, देशों में होने वाले आंतरिक एवं बाहर संघर्षों के आधार पर, सैन्यीकरण की सीमा के आधार पर और संभावित जलवायु परिवर्तन को भी इसके अंतर्गत एक नए मानक के रूप में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो जारी कौन करता है सूचकांक को? यह सूचकांक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। अगर कहा जाए वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति क्या है, तो भारत 135वें नंबर पर है, ये भी याद रखिएगा। अगर कहा जाए 135 भारत है, तो पहले दूसरे तीसरे पे कितने देश हैं या कौन कौन से देश हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले पे है आइसलैंड, दूसरे पर है न्यूजीलैंड और तीसरे पर है डेनमार्क, ये भी तीनों याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आखिरी 3 देश कौन से हैं? तो सबसे नीचे है अफगानिस्तान, सेकंड लास्ट है यमन और थर्ड लास्ट है सीरिया। अगर आइसलैंड की बात करें, जो कि इसमें शांति सूचकांक में पहले नंबर पर है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करी जाए तो रिकजविक, और आइसलैंड की करेंसी की बात की जाए तो आइसलैंडिक क्रोना, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आइसलैंड के राष्ट्रपति की बात की जाए तो गुडनी जोहानसन। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जोकोविक दोतेर। किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आइसलैंड को जाना जाता है अग्निद्वीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड की संसद का नाम तो अल्थिंग, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, कुरुवई खेती सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है इसकी? तो एक की है तमिलनाडु में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या मतलब है। तो तमिल भाषा में कुरुवई का क्या अर्थ है? अल्पकालिक, मतलब एक शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए। इसके तहत कावेरी डेल्टा क्षेत्रों में अल्पकालिक फसलें उगाई जाती हैं। कहा जाए शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरुवई की खेती में शामिल किसानों को उपकरण आदि संबंधी सब्सिडी है ना, मतलब उसको कोई भी उपकरण खरीदना है तो सरकार उसमें सब्सिडी देगी। और पानी के प्रभावी उपयोग के लिए किसानों को सब्सिडी वाली मशीनरी प्रदान करना है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो मतलब किसानों के हित के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो संजीव बनर्जी, ये भी याद रखिएगा। 3 पड़ोसी राज्य हैं जिसकी सीमा तमिलनाडु से रखती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। तमिलनाडु की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोटाइनेकल झील और चेरम मक्कलमल झील, ये चारों याद रखिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऊटी झील। तमिलनाडु के पर्वत की बात की जाए तो पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत और पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत। तो जितने भी मलाई वाले पर्वत हैं सबरे सबरे कहाँ पे हैं? सारे के सारे तमिलनाडु में। भारत की अगर दक्षिणम बिंदु की बात की जाए, जो कि अपना कैप कोमरन, जो कि कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। देखिएगा यहाँ पर भारत का दक्षिणम बिंदु है, मतलब अगर भारत के मैप की बात की जाए तो जो सबसे नीचे दक्षिणम बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी बात हो रही, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा कन्याकुमारी। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डों की बात की जाए तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि चेन्नई इसकी क्या है? राजधानी। मदुरई हवाई अड्डा, जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है, और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान में देखा जाए तो वेदांतल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य और मधुमलई अभयारण्य, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं?
अपने तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम किस देश का किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कथक कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं आगे। तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो ये हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र का आयोजन किया गया। यह पहली बार है जब FAO सम्मेलन वर्चुअल मोड पर आधारित आयोजित हुआ है। तो वर्चुअली मोड का मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है, डिजिटली। तो कोरोना की महामारी के चलते ये सब हुआ है। उद्देश्य क्या रहेगा? इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है, ताकि लोगों तक सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच सुनिश्चित हो सके। और केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगर कहा जाए जिनने इनकी अध्यक्षता की है तो ये कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो हाल ही में क्या है, वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे, FAO के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन है ये, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन। स्थापना की बात की जाए तो 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ पे? रोम, इटली में। अध्यक्ष क्यू डोंग्यू। और पेरेंट संगठन कौन है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। तो विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस कब मनाया गया? तो ये हमारा प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है, जो इस बार अभी हाल ही में 18 जून को मनाया गया। इसके बारे में, इसके उद्देश्य और इस बार की थीम क्या है, ये सब पढ़ लेते हैं। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑटिज्म के बारे में, जो कि एक बीमारी होती है, उसके बारे में जागरूक करना है। WHO के मुताबिक 160 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है, मतलब ऑटिज्म का शिकार होता है। ऑटिज्म होता क्या है? तो ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति की बातचीत और संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मतलब आप बोलोगे कुछ और आपकी शक्ल और आपके हाथों का मूवमेंट अलग होएगा। बात करते हैं इस दिन को एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो कहा जाए किसके द्वारा? तो इस दिन को एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, जो ऑटिस्टिक लोगों की अनंत संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कहा जाए इस बार की थीम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। अगर यहाँ पे बात हुई है विश्व ऑटिज्म दिवस की, तो यहाँ पे मई माह के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, इंपॉर्टेंट है। गुजरात स्थापना दिवस 1 मई, विश्व हास्य दिवस 2 मई, इंपॉर्टेंट है। विश्व अस्थमा दिवस 4 मई, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस इंपॉर्टेंट है 5 मई। थीम की बात की जाए तो सेकंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड, सभी को बार बार करवा दिया गया है, बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसकी थीम नहीं बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई। बढ़ते हैं आगे। तो हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना कर्नाटक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हेब्बल नागवाड़ी घाटी परियोजना के तहत झील का निर्माण किया जाएगा, और यह परियोजना पानी की आपूर्ति के लिए एक संरक्षित जलाशय के रूप में कार्य करेगी। अगर इमरजेंसी होता है तो यहाँ से लोग बाग अपना जल की आपूर्ति कर सकते हैं। कर्नाटक के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, जो कि BJP पार्टी से हैं। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला। स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? ये हमारा कर्नाटक बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक की लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12 और विधानसभा की 224 सीटें हैं। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जिसकी सीमा कर्नाटक राज्य से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात की जाए तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में हो जाएगा, और मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में हो जाएगा। अगर प्रमुख बांधों की बात की जाए जो विभिन्न नदियों पर बने हैं, तो कृष्णा राजा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, सुपा बांध काली नदी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी, इंपॉर्टेंट है अलमाटी, और हेमावती बांध कावेरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के अगर राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात की जाए तो बांदीपुर राष्ट्रीय
उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुखी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल जो कि अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान से जाना जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। किस देश ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आगामी परीक्षा में। तो ये भारत ने किया हुआ है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि ये मिशन है क्या। तो गहरे समुद्र मिशन, डीप ओशियन मिशन के बारे में, सरकार के इस कदम से बिजनेस के कई मौके आएंगे। कहा जाए किसको मौका मिलेगा, तो बिजनेस वालों को। और ब्लू इकोनॉमी मजबूत होगी, मतलब जो कि समुद्र के पास कमाई के जरिए है उसमें। साथ ही समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। तो हर प्रकार से जितने भी खनिज संपदा है जो समुद्र से निकाली जाती है उसमें पर्याप्त विकास होगा। इस मिशन के तहत समुद्र में गहराइयों में जाया जाएगा, समुद्र की गहराइयों में, और वहाँ मौजूद मिनरल्स की जानकारी जुटाई जाएगी। समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज हैं। इन खनिजों के बारे में अध्ययन नहीं हुआ है और इस मिशन का तहत इन खनिजों के बारे में किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा और उसके बारे में सर्वेक्षण प्राप्त किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक सम्मेलन 2021 के 5वें संस्करणों को वर्चुअली संबोधित किया है। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये फ्रांस में हुआ है। अगर सहभागिता की बात की जाए तो हमारे भारत से नरेंद्र मोदी ने किया है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या डिजिटली माध्यम से। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप प्रोग्राम है और 2016 से हर साल पेरिस में इसका आयोजन होता आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को विवाटेक 2021 के मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसका आयोजन पेरिस में 16 से 19 जून तक चला। अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। जो 5 ही क्या स्तंभ हो जाएंगे, प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति की। मतलब भारत में 3 सारी सुविधाएं हैं, तो आप इसमें निवेश कीजिए। फ्रांस के बारे में बात करते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी पेरिस हो जाएगी। करेंसी की बात की जाए तो यूरो। प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं भारत ने, तो ये फ्रांस से खरीदे हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने राफेल विमान खरीदे हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये पेरिस में है। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली इंपॉर्टेंट है। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है, तो मैगिनॉट रेखा से। फ्रांस की सबसे लंबी नदी क्या है, लॉयर नदी, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य की सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती, जो कि कहा जाए तीसरा लिंग, एक होता है पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक होता है ट्रांसजेंडर, जो कोई भी नर मादा में बदल जाए या मादा नर में कन्वर्ट हो जाए, पुरुष महिला में या महिला पुरुष में, तब ट्रांसजेंडर होता है, तो उसको मंजूरी दी है। तो ये हमारा उड़ीसा सरकार ने किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री रवीन्द्र पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी के हैंगे। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा 10 और विधानसभा की 147 सीटें। राजकीय पशु की बात की जाए तो सांबर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक। 4 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा उड़ीसा से लगती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। उड़ीसा की मुख्य झीलों की बात की जाए तो चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, क्या हो जाएगी, खारे पानी की झील। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड इसी में है, जो कि कहा जाए किस नदी पर है, तो महानदी पर। लेगुन झील भी इसे कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो खारे पानी की झील है इसी को लेगुन झील कहते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, उड़ीसा के तट पर। ब्लैक पगोड़ा या फिर कहा जाए काला पगोड़ा किसको जाना जाता है, कोड़ाकेश्वर मंदिर को। हवाई अड्डों की बात की जाए उड़ीसा के, तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भुवनेश्वर में है, और झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, थिरुवली हवाई अड्डा जो कि रायगढ़ में है। उड़ीसा के मंदिरों की बात की जाए तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर श्री जगन्नाथपुरी या पुरी का मंदिर कहाँ पे, उड़ीसा में। और सूर्य मंदिर या ब्लैक पकौड़ा कहाँ पे है, कोणार्क, उड़ीसा में। उड़ीसा के लोक नृत्य देखा जाए तो उड़ीसी या सवारी, और सवारी में क्या जगन्नाथ जी की सवारी निकलती है। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम में देखा जाए तो कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में है, बाराबाती स्टेडियम कटक, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। भारत में शुरू प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया का संबंध किससे है, तो देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति से।
O2 जैसे कि लिखा गया है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति। इसके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय की परियोजना है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश में विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा ऑक्सीजन की वर्तमान मांग को पूरा करते हुए भविष्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया मतलब फ्यूचर को देखते हुए इस परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना में महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, कंप्रेसर के निर्माण और छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करने का उद्देश्य से ये शुरू किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो जो भी कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान O2 की कमी पड़ी है, इसी को देखते हुए अगर भविष्य में ऐसा होता है तो ये काम आ जाएगा, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अक्षय कुमार बने हैं। तो टॉप जो 5 ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके बारे में भी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म MPL यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं, जो कि एक कॉमेडियन है, एक प्रकार से अपनी बाइंस बनाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं, इंपॉर्टेंट है। ओरल हेल्थ केयर कॉलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बनी हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सचिन तेंदुलकर, ये भी याद रखिएगा। अब कर लेते हैं इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज फिर से बन जाए आपके दिमाग में। तो वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड रहा है। कमेंट बॉक्स में भारत की स्थिति बताइएगा। कुरुवती खेती सब्सिडी योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो ये तमिलनाडु ने की है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने, ये मंत्री है हमारे। विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जून को मनाया जाता है ऑटिज्म के जागरूकता के लिए। हैब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? तो कर्नाटक में। किस देश ने गहरे समुद्र मिशन को लॉन्च किया? तो ये हमारे भारत ने किया है। जो संपदा और खनिज जो कि बहुत नीचे गहराई में है, तो उसका खनन किया जाएगा, उसके बारे में नॉलेज निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिवाटेक सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया है, तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है, 5वां संस्करण, जिसमें 5 स्तंभों के आधार पर PM मोदी ने सभी को आमंत्रित किया है निवेश करने के लिए। किस राज्य की सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा में, कि ट्रांसजेंडर भी अब पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया किस लिए है? तो देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए, जो फ्यूचर में हो सकती है उसके लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार बने हैं। आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल पे लाइक करें, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।